1853 का चार्टर एक्ट। अभी तक हम अध्ययन कर रहे थे चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा जो पारित किए गए उनके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे। तो इस वीडियो में हम 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे और ये चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद में भारत सरकार अधिनियम के नाम से अधिनियम पारित ब्रिटिश संसद के द्वारा किए जाते हैं। इस चार्टर एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या थे उनका हम अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की तरफ हम देखना चाहेंगे, क्योंकि उनके ही आगे का विकास इस चार्टर एक्ट में देखने को मिलता है। 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। एक तरीके से ब्लैंक चेक दिया गया, असीमित अधिकार दिए गए। लेकिन धीरे धीरे लॉर्ड डलहौजी के आने के बाद जब हड़प नीति अपनाई गई तो भारत का काफ़ी क्षेत्र बिना युद्ध लड़े ही ब्रिटिश आधिपत्य में आया। तो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के पास कार्य की अत्यधिक अधिकता हो गई। परिणाम स्वरूप ये महसूस हुआ कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के पास कार्यभार की कमी कैसे हो। तो इस बात के लिए ये तय हुआ कि जो विधायी कार्य हैं और प्रशासनिक कार्य हैं उनको पृथक पृथक करना चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। कानून का निर्माण करने वाले अलग लोग होने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग अलग होने चाहिए। तो इस प्रकार भारत में हम देखते हैं तो ये एक संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत होती है। यहाँ से संसद का निर्माण शुरू होता है, क्योंकि कानून बनाने का कार्य संसद करती है और कानून के क्रियान्वयन का कार्य एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान जो भारत में विधायिका या संसदीय स्वरूप आता है उसका पहला लक्षण 1853 के चार्टर एक्ट में देखने को मिलता है। यदि पूछा जाए कि भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत किस चार्टर एक्ट से मानी जाती है, 1853 के चार्टर एक्ट से, क्योंकि फर्स्ट ये चार्टर था जिसमें लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को अलग अलग किया गया। तो पहली बार विधायी कार्यों के लिए एक विधान परिषद की स्थापना 1853 में की गई, जिसकी पहली बैठक 20 मई 1854 के अंतर्गत होती है। 1854 में इसकी पहली बैठक होती है। ये एक छोटी विधानसभा की तरह होती थी, छोटी संसद की तरह होती थी, जिसमें 12 सदस्य रखे गए थे। कुल 12 सदस्य थे। इनका काम कानून बनाना था, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास आ गई थी। तो 12 सदस्यीय लोगों की एक विधान परिषद का गठन 1853 के चार्टर एक्ट में होता है। अब इन 12 सदस्यों में कौन थे? तो गवर्नर जनरल, मुख्य सेनापति, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के 4 सदस्य। चौथा सदस्य 1833 के चार्टर एक्ट में जुड़ा था, ये हमने देखा। तो 6 लोग ये हो गए, गवर्नर जनरल, मुख्य सेनापति और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के 4 सदस्य। तो कुल 6 ये हो गए। 6 काउंसलर होते थे जो सहायता करते थे, जिनमें 4 तो बड़े प्रांतों से होते थे, बंगाल, मद्रास, बम्बई, 3 प्रेसिडेंसी और 1 प्रेसिडेंसी जितना बड़ा क्षेत्र हो गया था आगरा। मराठों से युद्ध के बाद में धीरे धीरे आगरा इनके अधिकार में आ गया था। तो 6 सभासद होते थे, 6 काउंसलर होते थे, जिनमें 4 बड़े प्रांत थे उनसे आते थे, 1 सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 1 अन्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में हुई थी। तो इस प्रकार कुल 12 सदस्य की एक विधान परिषद बनाई गई, जिसमें मुख्य सेनापति, गवर्नर जनरल, 4 गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, 6 सदस्य काउंसलर के रूप में होते थे, जिनमें 4 बड़े राज्यों से आते थे, 1 सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 1 अन्य न्यायाधीश। अब बात ये आती है कि इस विधान परिषद का कार्य क्या था। तो
तो संपूर्ण देश के लिए कानून बनाने का कार्य था। लेकिन ये विधान परिषद जो कानून बनाती थी वो अंतिम रूप से तभी कानून का रूप लेता था जब गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर होते थे, जैसा वर्तमान में होता है। संसद के द्वारा कोई भी पारित कानून तभी अधिनियम बन पाता है जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाएं। तो गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना कोई भी कानून अधिनियम नहीं बन सकता था और गवर्नर जनरल को वीटो का राइट भी था। 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हमने देखा कि गवर्नर जनरल को वीटो की पावर मिली हुई थी। यदि ये 12 सदस्यों में से 11 सदस्य एक तरफ भी यदि बहुमत रखते हैं और गवर्नर जनरल को ये महसूस होता है कि ये कानून तार्किक नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, तो वो वीटो करके उसको कैंसिल कर सकता था। तो इस प्रकार इस परिषद के ऊपर गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता थी। द्वितीय प्रावधान देखते हैं। प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ। जैसे हमने देखा कि 6 काउंसलर होते थे, जिनमें 4 लोग जो ब्रिटिश प्रांत थे उनसे आते थे, 3 प्रेसिडेंशियों से और 1 आगरा से। तो पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि शामिल करने की प्रोसेस शामिल हुई। नेक्स्ट प्रावधान, सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया। खुली प्रतियोगिता का प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में भी था, लेकिन निदेशक बोर्ड के विरोध के कारण इस प्रावधान को कालांतर में समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में इनको पुनः शामिल किया कि सिविल सेवकों की भर्ती और चयन खुली प्रतियोगिता के आधार पर होगी और भर्ती कैसे हो इस पर विचार विमर्श करने के लिए फिर एक समिति बनाएगी। उस समिति का अध्यक्ष भी मैकाले ही था। तो भारत में खुली प्रतियोगिता भर्ती करवाने के लिए एक समिति का गठन हुआ। समिति का गठन 1854 में हुआ, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। पॉइंट नंबर 4, निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये हमने देखा कि इसमें 24 सदस्यों का प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 तय की गई। पॉइंट नंबर 5, हमने अध्ययन किया 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि मामलों में सहायता देने के लिए एक नए विधि सदस्य को जोड़ा गया। हालांकि उसको वोटिंग राइट्स नहीं था, लेकिन महसूस हुआ कि इसको वोटिंग राइट्स होना चाहिए, इसलिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में उसको पूर्ण मेंबर के रूप में मान्यता दी गई। तो इस प्रकार उसको भी वोटिंग राइट्स प्राप्त हुआ। महत्व क्या था कि भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसमें संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें 12 सदस्य होते थे। द्वितीय प्रावधान जो इसमें अच्छा था कि योग्यता आधारित प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रावधान करना एक अच्छा कदम था, हालांकि व्यवहारिक रूप में ये लागू नहीं हुए। दोष क्या था कि नवगठित विधान परिषद में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया। जो परिषद भारत के बारे में कानून बनाएगी, लेकिन उस परिषद में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। हर चार्टर एक्ट में यह उल्लेख होता था कि कंपनी के शासन को आगामी 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के वजूद को हर चार्टर एक्ट के माध्यम से अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता था कि कंपनी का अगले 20 साल तक और वजूद बना रहेगा, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियां तो अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही देखता था, जबकि राजनीतिक सैन्य जो संबंधी कार्य थे उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। लेकिन इस एक्ट में एक बड़ी चीज़ थी, उसमें ये नहीं लिखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद कितने वर्षों के लिए रहेगा। इसमें ये लिखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल को असीमित काल तक बढ़ाया जाता है। अब ये तय नहीं होना अच्छा था या बुरा,
ये तो भविष्य की परिस्थितियों ने तय किया कि अच्छा होगा या बुरा, लेकिन भविष्य में फिर कंपनी के लिए ये बड़ा घातक साबित होता है। यदि एक समय सीमा का निर्धारण चार्टर एक्ट में होता तो तब तक कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निश्चिंत हो सकते थे, लेकिन एक समय सीमा का जब इसमें उल्लेख नहीं हुआ तो उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संकट के बादल मंडराने लग गए थे। और इस संकट में घी का काम किया भारत में 1857 के रिवॉल्यूशन ने। 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद में ब्रिटिश संसद ने भारत के बारे में पुनः सोचने के लिए मजबूर हुए और मजबूर होकर उन्होंने नए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में आवश्यकता महसूस हुई और उसी का परिणाम था 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1800 भारत शासन अधिनियम 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक अधिक उत्तरदायित्व वाला अधिनियम इसको कहा गया। 1858 का अधिनियम पारित क्यों हुआ? 1853 में कुछ समय पहले ही चार्टर एक्ट पारित हुए। अचानक ऐसा क्या हुआ कि 5 वर्ष के तदुपरांत ही ब्रिटिश संसद को एक नया अधिनियम पारित करना पड़ा, जो चार्टर श्रृंखलाओं को समाप्त करके अधिनियम आना क्यों प्रारंभ हुए? तो इसके पीछे सबसे मुख्य जो कारण था वो था 1857 का इंडियन रिवॉल्यूशन। ये भारत की आज़ादी के लिए किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और इसके माध्यम से ब्रिटेन की संसद और भारत में स्थित उसके प्रशासन को ये आभास हुआ कि जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के स्ट्रक्चर में और उनकी नीतियों में बड़ा परिवर्तन नहीं होगा तो भारत पर लंबे समय तक शासन करना असंभव है या चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो इसलिए विचार विमर्श हुआ कि किस प्रकार की नीतियां अपनाई जाएं ताकि भारतीय लोगों का विरोध भी नहीं हो और ब्रिटिश शासन को स्वीकार भी कर लिया जाए। तो इस विचार विमर्श के मंथन का परिणाम 1858 का भारत सरकार अधिनियम था। इसमें मुख्य प्रोविज़न कौन से थे उनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये अधिनियम था, परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण ये भारत शासन अधिनियम है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उनमें हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। तो इसके प्रावधान में प्रथम प्रावधान था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, बड़ा मौलिक परिवर्तन किया गया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो गए। अभी तक भारत के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटेन की संसद कार्य कर रही थी, ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी नामक संस्था के वजूद को समाप्त कर दिया गया और भारत में स्थित ब्रिटिश जो साम्राज्य था वो सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। तो ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। ब्रिटिश ताज के सीधे अधीन कब हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से। द्वितीय जो परिवर्तन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार पिट्स के इंडिया एक्ट के माध्यम से जिस दोहरे शासन की शुरुआत हुई थी उस दोहरे शासन की समाप्ति हुई। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट की उपज थी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से उस पद को उखाड़ दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब बात ये आती है फिर भारत का प्रशासन कौन चलाएगा? तो पॉइंट नंबर 3 में इसका प्रावधान है कि भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन्स की ओर से चलाने के लिए भारत राज्य सचिव या भारत मंत्री की पद का सृजन किया गया।
भारत राज्य सचिव या भारत मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पद का सृजन हुआ, जो ब्रिटेन में एक कैबिनेट स्तर का मिनिस्टर होता था और उस भारत मंत्री को भारत के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण सौंप दिया। वो भारत में स्थित प्रशासन का कंट्रोल करते थे, सुपरविजन करते थे, डायरेक्शन प्रदान करते थे। और भारत सचिव अपने कार्य के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, न कि भारतीय लोगों या भारत में स्थित गवर्नर जनरल के। तो इस प्रकार भारत के प्रशासन को चलाने के लिए भारत सचिव या भारत राज्य सचिव के पद का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया, जो ब्रिटेन में एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था और ये ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी होता था और इसको भारत के प्रशासन से संबंधित पूर्ण नियंत्रण के अधिकार प्रदान किए गए। प्रथम भारत सचिव के रूप में सर चार्ल्स वुड की नियुक्ति हुई। तो ये हमने देखा कि 3 मौलिक परिवर्तन होते हैं। कंपनी का शासन समाप्त होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त होते हैं और भारत के प्रशासन चलाने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पद का सृजन हुआ। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, भारत सचिव क्या अकेला ये कार्य करेगा? तो भारत सचिव या भारत मंत्री की सहायता के लिए एक 15 सदस्य ही सलाहकारी संस्था का गठन हुआ। ये 15 मेंबर की जो सलाहकारी संस्था थी वो भारत मंत्री को प्रशासन में संबंधित सलाहें प्रदान करती थी। यदि इन 15 सदस्यों में हम देखें तो 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होती थी और 7 सदस्यों की नियुक्ति निदेशक बोर्ड बनाया गया उसके माध्यम से होती थी। इन 15 सदस्यों में 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए थे जिन्होंने भारत में कम से कम 10 वर्ष अपना जीवन व्यतीत किया हो। तो भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय सलाहकारी संस्था का निर्माण हुआ। उस संस्था के 7 सदस्यों की नियुक्ति निदेशक बोर्ड के माध्यम से, जबकि 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के माध्यम से होती थी। इस संस्था के 15 कुल सदस्यों में से 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कम से कम अपने जीवन के 10 साल भारत में बिताए हों। नेक्स्ट प्रोविज़न देखते हैं, गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की गई तथा उसे देशी राज्यों के संबंधों के सिलसिले में वाइसराय की उपाधि प्रदान की गई। ये भी एक मौलिक परिवर्तन था। अभी तक हम देखते हैं भारत का गवर्नर जनरल पदनाम 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हुआ। भारत का गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत से संबंधित जो क्षेत्र था उन्हीं में अपनी गतिविधियां संचालित करने के लिए उत्तरदायी था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी की नीतियों के माध्यम से देशी रियासतों में अंग्रेज़ों के प्रति एक ज़बरदस्त असंतोष की ज्वाला का उद्गार हुआ। तो ब्रिटेन की संसद ने महसूस किया कि देशी रियासतों के साथ जब तक मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं होंगे तब तक ब्रिटिश स्थायित्व को भारत में कायम नहीं रखा जा सकता। तो कैसे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण को स्थायित्व प्रदान किया जाए, इस बात के लिए देशी रियासतों से निरंतर विचार विमर्श होना आवश्यक है। तो ये विचार हुआ कि देशी रियासतों के साथ कौन व्यक्ति ब्रिटेन के क्राउन की तरफ से बातचीत करे। तो ये सोचा गया कि भारत का जो गवर्नर जनरल है वो ही ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में देशी रियासतों से बातचीत करेगा, पत्राचार करेगा। इसलिए भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में वाइसराय शब्द और जोड़ा गया, जिसका अर्थ होता है राजा का प्रतिनिधि। वाइसराय एक फ्रेंच शब्द है जिसका तात्पर्य राजा का प्रतिनिधि होता है। तो गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की गई। गवर्नर जनरल के पदनाम के साथ साथ भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइसराय पद का सृजन हुआ। वाइसराय एक फ्रेंच वर्ड है जिसका तात्पर्य राजा का प्रतिनिधि होता है। तो इस प्रकार देशी रियासतों से जब ये बातचीत करता तो वह वाइसराय के रूप में उनसे विचार विमर्श, पत्राचार करते थे। प्रथम वाइसराय हम देखें तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये ध्यान देने योग्य ये बात है कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइसराय पदनाम किया गया।
इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए, या दूसरे शब्दों में अपन यूँ कहें कि वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे, ऐसा भी कहा जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, गवर्नर जनरल और उनके सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को प्रदान किया गया। तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश क्राउन। गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश क्राउन करता था। तो इस प्रकार ये मुख्य परिवर्तन इसमें किए जाते हैं। एक बार इनको हम सरसरी नज़र से पुनः देखते हैं। तो पहला प्रोविज़न क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन किया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बनी हुई बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। तीसरा, भारत का शासन ब्रिटिश ताज की ओर से चलाने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भारत मंत्री के पद का सृजन किया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर होता था। भारत से संबंधित जो प्रशासन था उसके सारे अधिकार इनको दिए गए। भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय सलाहकारी संस्था का गठन हुआ, जिनमें 9 ऐसे सदस्य होने चाहिए थे जो कम से कम 10 वर्ष भारत में रहे हों। गवर्नर जनरल को देशी रियासतों के साथ बातचीत करने के लिए वायसराय की उपाधि दी गई, और इसलिए भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय किया गया। गवर्नर जनरल की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दिया गया।